बहुजन महापुरुष और उनका विचारधारा जितना ही नीचे दबाओगे उतना ही उभरता जाएगा। ऐसे जो जवान साथी हैं, नौजवान साथी हैं, तैयार हो गए हैं सबको जागरूक करने के लिए। जितना भी बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, सबको जागरूक कर रहे हैं। पूरा कॉलोनी मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जा करके लोगों को बता रहे हैं कि क्या है अपना समाज, और अपने समाज में जितने भी महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया है उनके बारे में वो बता रहे हैं। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। और हमारे बीच में कुछ साथी हैं, नौजवान साथी हैं, बारी बारी से हमसे परिचय के साथ में कि आखिर उन्होंने ही क्यों बेड़ा उठा रखा है कि लोगों को जागरूक करने का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज है उनको अपना इतिहास नहीं पता है। उनके बीच में जो जन्मे महापुरुष है उनका इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, और विद लिटरेचर के साथ में, प्रूफ के साथ में, जो कि आपके बच्चों ने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा, मगर ये जो है खंगाल करके उन महापुरुषों को सामने लेकर आ रहे हैं, एक काम कर रहे थे। अभी मैं बता देना चाहता हूँ 2 अक्टूबर सम्राट अशोक विजयदशमी काफी धूमधाम से मनाया गया, और साथ ही आज 5 अक्टूबर है जो वीरांगना रानी दुर्गावती संयुक्त जयंती मनाया जा रहा है। मगर दुर्गावती कौन थी उसके बारे में अभी बहुजनों को नहीं पता। ये लोग वो काम कर रहे हैं कि जो दुर्गावती थी अपने समय में क्या काम कर रखी थी, वो बहुजनों के लिए क्या काम कर रही है। ऐसी एक हमारी जो वीरांगना थी नंगेली बाई, नंगेली का नाम तो सबने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मैं थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जो कि ब्रेस्ट टेस्ट देना पड़ता था अंग्रेजों के जमाने में, मगर उसको भी उसने खत्म किया और उसने अपना स्तन दिया, और तन दे करके वो शहीद हो जाती है। तभी बहुत सारे साथी हैं, उनसे बारी बारी से हम बात करें। मेरा नाम एडवोकेट जागृति किशोर है और मैं रामनगर में रहती हूँ। मूल निवासी संघ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है मुझे दी गई है। तो ऐसे मतलब आप लोग तो कब से करते आ रहे हो, जो गली कुचों में जा करके ब्लैक बोर्ड ले करके, और आप लोग मतलब जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनको जागृत करवा रहे हैं लोग। जो मूल निवासी संघ है ये राष्ट्रीय लेवल का जो है संगठन है। इसके हम दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो हमें दी गई है, और मेरे साथी जो हमारे साथ पूरी टीम हम जो काम करते हैं, ऐसे ही हर राज्य में जो मूल निवासी संघ यही काम करता है। जो मूल निवासी जो हमारा इतिहास है, मूल निवासी राजा, नायक, नायिकाएं, वीरांगनाएं, महापुरुष जिन्होंने भी जो हमारे समाज के लिए, मूल निवासी लोगों के लिए जो काम किया है, जो इस आज की जो हम समय में बताएं कि जो सरकार मनोवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने जिनका इतिहास छुपा रखा है, और अगर थोड़ा बहुत इतिहास बताया भी है किताबों में तो वो झूठ बताया गया है। तो उसको जो है हम मूल निवासी संघ के माध्यम से ये बीड़ा जो है हमने और हमारे साथियों ने पूरे देश में उठाया है कि मूल निवासी समाज को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, और अपने मूल निवासी समाज जो 85% हमारा समाज है जो अनभिज्ञ है अपने मूल निवासी महापुरुषों से, नायिकाओं से, उसे बताना पड़ेगा। तभी वो जानेंगे कि हमारा जो इतिहास किस तरह का है, हमारे मूल निवासी जो महापुरुष हैं, नायिका हैं, उन्होंने क्या किया है। क्योंकि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि किसी भी किताब में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे महापुरुषों का इतिहास बताया जाएगा? क्या उनका सच्चा इतिहास बताया जाएगा? अब हम उदाहरण के लिए समझें, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सिर्फ वो एक ही बात करते हैं कि वो तो बहुत क्रूर राजा था। ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है। हम यूनिवर्सिटीज में भी अगर पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो क्रूर राजा था, कलिंग का युद्ध किया था, लाखों लोगों को मारा था। लेकिन ऐसा कौन सा राजा है, आप मुझे बताइए, इतिहास में, पूरे विश्व में, मैं चैलेंज करती हूँ, जिसने कभी कोई युद्ध ना किया हो और कभी किसी का खून ना बहाया हो। राजाओं का तो काम ही यही था, उनका राज धर्म ही यही था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो युद्ध करते थे, वो मारते थे लोगों को। लेकिन सम्राट अशोक को ही ऐसा क्यों बोला गया कि वो सबसे ज्यादा क्रूर थे, क्रूर शासक थे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनकी जिंदगी का दूसरा पन्ना जब शुरू होता है, वो धम्म अपनाते हैं, धम्मचक्र जो चलाते हैं, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को रिवाइव करते हैं, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने बच्चों को जो है देश विदेश में भेजते हैं। वो ये नहीं कहते राजा होने के बाद अपने बच्चों को राजपाट नहीं देते, वो कहते हैं नहीं चलो और ये जो धर्म का प्रचार प्रसार करो। जब उन्होंने तलवार छोड़ी, उससे ज्यादा उन्होंने जो देश का जो साम्राज्य था धम्म के बलबूते बढ़ाया। धम्म करुणामयी भारत जो है उन्होंने बनाया, धम्मचक्र परिवर्तन जो उन्होंने किया, जिसको विजयदशमी के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन आज भी
क्या कितने लोगों ने विजयदशमी को सम्राट अशोक की विजयदशमी के रूप में मनाया? नहीं, वो दशहरा के रूप में मनाया कि हम रावण को फूंक रहे हैं, रावण को जला रहे हैं, मेला जो है लगाया गया। लेकिन जब सम्राट अशोक की विजयदशमी के रूप में जब मनाते थे लोग, तो वो चिकित्सालय खोलते थे और दवाखाना चलाते थे। इस तरह से सम्राट अशोक को याद करते थे। सम्राट अशोक के कार्यों में अनगिनत कार्य हैं, अगर हम बताने बैठेंगे तो इतने कार्य हैं कि जो आज तक किसी राजा ने नहीं किए। उन्होंने छुआछूत नहीं किया, ऊंच नीच नहीं किया, उन्होंने जात पात, जिस समय में जात पात था ही नहीं, क्योंकि बौद्ध में भारत था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग लेकर आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन क्या ये वर्तमान सरकार इस तरह से बताएगी कि सम्राट अशोक कौन थे, बिंबिसार कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को तो खुद भगवान गौतम बुद्ध ने जो है धम्म की दीक्षा दी थी। क्या उन्हें वो इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं आज वर्तमान जो शासन प्रशासन है? क्योंकि अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे तो हमें बिंबिसार के बारे में बताना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के समय के समकालीन थे, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो विचार हैं, करुणाशील जो भारत, जो अनुशासन का जो भारत था वो किस तरह का था, वो उन्हें बताना पड़ेगा। इसीलिए वो हमारे महापुरुषों को छुपाने का कार्य करते हैं। एक सवाल कहीं न कहीं निकल करके आता है कि हम कहते हैं मूल निवासी 85 बनाम 15, है ना, ये सब तो मूल निवासी में कौन कौन लोग ऐसे हैं? अभी लोगों को नहीं पता है कि हम मूल निवासी हैं नहीं हैं, बटे हुए अलग अलग लोगों को बताया नहीं गया है या छुपाया गया है। हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। हमारे सिर्फ सम्राट अशोक ही नहीं, हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हुए हैं, रामास्वामी पेरियार हुए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हैं, जिन्होंने 85-15 नहीं 90-10 का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इस देश का जो शोषित समाज है, वो जो शोषण करने वाला है वो सिर्फ 10% है, और जिनके ऊपर शोषण हो रहा है वो 90% है। चाहे वो बिहार के लेनिन जिनको बोलते हैं, उन्होंने बताया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि शूद्र कौन है, अति शूद्र कौन है, जो सछूत कौन है और अछूत कौन है, ज्योतिबा फुले ने बताया। बाबा साहब ने जिनको गुरु माना, बाबा साहब ने बताया। टचेबल्स और अनटचेबल्स कौन है, बाबा साहब ने जो कैटेगरीज बनाई, जो जाति जो बनाई, कैटेगराइज किया उनको, तब उन्होंने बताया कि SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, जिसमें क्रिश्चियन, जैन और सिख्स भी आते हैं, ये सभी इस भारत के मूल निवासी हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए। इन जो हम आज बोल रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे पुरखे हैं, हमारा DNA यहाँ से मिलता है। 2001 में जो DNA रिपोर्ट भी आती है, तो हमारा DNA जो है यहाँ के लोगों से मिलता है। लेकिन वही जो 15% या अब तो 10% ही बचे हैं, उनका DNA यहाँ के मूल निवासी लोगों से नहीं मिलता। उनका DNA यूरेशियन लोगों से मिलता है। इसीलिए हम अपने आप को मूल निवासी कहते हैं और उनको विदेशी ब्राह्मण मनोवादी बताते हैं। और ये जमीनी तौर पे बताने की जरूरत है, क्योंकि आज वही लोग टीवी चैनलों के माध्यम से, बाबाओं के माध्यम से और ढोंगी बाबाओं के माध्यम से बताते हैं कि हम तो इस देश में 40,000 वर्षों से हैं। 40,000 वर्षों से हैं तो क्या आप पाषाण युग से आए हैं? क्या जब पत्थर जब घिसकर आग लगाई जाती थी, आप तब से इस देश में आए हैं? क्योंकि अब उनका अस्तित्व हिलने लगा है, क्योंकि उनको कोई नाम नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब वो इस देश में आज जब पहचान की बात हुई, उनको कोई पहचान नहीं मिल रही है। पहले वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन उनकी कोई पुख्ता पहचान जो है इस देश में नहीं है। इसलिए वो जो है बदल के अपने नाम और अपनी पहचान जो है बदलते हैं। कहीं ना कहीं वो तो अपने धर्म को लेकर के सजग है ना, अपने धर्म को लेकर। तो हमारे जो अपने धर्म को, तभी तो हमारे देश के लोगों को जो है शिक्षा और जो माध्यम से हटा दिया गया है। क्योंकि जब हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा रैशनल और लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा, तो हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्या है हिंदू धर्म में जो कि उसमें शिक्षा और महिलाओं पर अत्याचार ये सब सारा सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि मतलब आपके ग्रंथों में ऐसा नहीं है? हमारे ग्रंथों में, उनके ग्रंथ ही झूठे हैं। उन्होंने स्त्री को शूद्र बनाया है, उन्होंने मूल्यवासी लोगों को शूद्र कहा है। अगर हमारे महापुरुषों की न माने तो आप पढ़िए मनुस्मृति, उसमें कहते हैं वो शूद्र, गवार, पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी जिनको। लेकिन जब उनसे ये बात बोली जाती है कि आप स्त्री को शूद्र बता रहे हैं और शूद्र को मारने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने इसमें ताड़ना का अर्थ जो है पूजा करना है। इसमें ताड़ना का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर वो इस चीज को मानते हैं कि उनका जो जाति धर्म है, उनकी जो वर्ण व्यवस्था है, वो
उनके वर्ण पर जो है, जो ऊंच नीच वाला जो धर्म है, तो उसको बताते क्यों नहीं है? लेकिन जब बात करते हैं तो कहते हैं सारे हिंदू एक है। तब क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे, आप कभी ऊपर नहीं आ सकते हैं। वो वर्ण पर जो एक इन्होंने सीढ़ी जो बनाई हुई है, आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप वैश्य नहीं बन सकते, आप हमेशा अनटचेबल रहेंगे, शूद्र रहेंगे। तभी तो जब हमारे लोग कथावाचक बनते हैं या कथा सुनाते हैं तो उनको उस तरह का दंड दिया जाता है, लेकिन सामने आकर के वो ये बात नहीं कहते। वो सामने आकर के नहीं कहते। जो मूल निवासी जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें एक जाति ऐसी है जो कि 6,743 जातियों में बिखरा हुआ है, तो उनको कैसे इकट्ठा करेंगे? पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, उनको इकट्ठा इसी माध्यम से करेंगे जब हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे। हम जब ओबीसी अगर है, एससी है, एसटी है, अगर हम उनके महापुरुषों की उनको सही सटीक जानकारी अगर देंगे, तब उससे पता चलेगा कि जो उनके महापुरुष हैं वो बटे हुए नहीं थे, वो जाति के ऊपर काम नहीं करते थे, वो पूरे समाज के लिए काम करते थे। अभी और नौजवान साथी हैं, अभी हम आएंगे मैडम जी आपके पास भी। आप लोग तो हिंदू धर्म को जो है कमजोर करने में लगे हुए हैं। नहीं सर, हम हिंदू धर्म को कमजोर नहीं करना चाहते। क्या कर रहे हो? हम जो चाहते हैं, जो लोकतंत्र है इस देश के अंदर, चाहे कोई भी धर्म है, वो आदमी का उसका निजी अधिकार है, उसका अपना खुद का मानना है कि वो किस धर्म में जाना चाहता है। हम किसी हिंदू धर्म को नीचे गिराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ जिए, किसी का आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचाया जाए, कोई नफरत पैदा ना हो किसी के अंदर। अगर हम संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के अंदर आर्टिकल 25 और 26 ये बोलता है कि सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूर्ण आज़ादी से करना है। उसका निजी निर्णय है कि वो कौन से धर्म को अपनाना चाहता है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं होगी। तो अगर हम संविधान को पढ़ के बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। और जो भारत है, वो भारत की खूबसूरती यही है कि इसमें बहुत सारे धर्म हैं। बट बात जहाँ हम सभी धर्मों के कंपैरिजन में हिंदू धर्म की करें तो हिंदू धर्म के अंदर छुआछूत है, ठीक है, जातिगत भेदभाव है, और अनपढ़ रखा जाना अपने समाज को, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देना, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना, पाँव की जूती की बराबर समझना उसको, ठीक है, और सिर्फ घर तक पहले था, अब काफी परिवर्तन हो गया है सर। अभी जो परिवर्तन हुआ सिर्फ संविधान के बाद हुआ है। अच्छा। अगर हम संविधान लागू होने के बाद का जो भारत देखें, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है जो पहले नहीं था। पहले हमारे समाज में कितनी % महिला थी जो पढ़ी लिखी होती थी, जो घर से बाहर नौकरी करने जाती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। इवन मेरे घर तक में नहीं थी। मेरे घर में भी जब इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ, गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू करवाई लोगों के अंदर कि अब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी पढ़ेंगी, नौकरियां भी करेंगी। नौकरियां दी, उनके लिए 33% कोटा जो समाज के अंदर देना चाहिए औरतों के नाम बोला। और बाबा साहब की बात करो तो बाबा साहब ने तो 50% बोला है कि इस देश के शासन सत्ता में सब चीज़ों के अंदर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, आधा अधिकार उनको देना चाहिए पुरुषों के मुकाबले। तो चलिए मैडम जी, आपसे एक सवाल है, वर्तमान में स्त्रियों की परिस्थिति पे थोड़ा सा बताएं, कैसे देखती हैं? आज भी अगर देखें तो जो स्त्रियों की जो प्रतिनिधित्व है उन्हें नहीं मिला है। अगर हम नौकरियों में देखें, शिक्षा में, महिला है, लेकिन क्या वो मूल्यवासी है? क्या वो मूल्यवासी है? अच्छा। जब हम बिल्कुल, जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हमारे संगठन ने ये बात रखी, जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा तो वो भी कैटेगराइज वाइज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। संविधान में तो महिलाओं के लिए सबको बराबरी का हक है ना, लेकिन हमारी महिलाओं को जो है, हमारे लोगों को जो है शिक्षा क्या उस समय में थी? हमें शिक्षा ही जब है संविधान के बाद मिली। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल खोला 1848 के बाद, तब आया। हमारी कितनी जनरेशन या हमारी दादी नानी कितनी पढ़ी लिखी थी? क्या वो ग्रेजुएट थी? क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट थी? IAS थी? IPS थी? नहीं थी। लेकिन वही जब हम उच्च जाति या सवर्ण जाति मनोवादी लोगों की बातें करें तो उनकी दादी नानी IAS IPS रही, उन्होंने शिक्षा अपने घर में दी, लेकिन हमारी जो स्त्रियों को शूद्र बताया। ऐसे ही जब संविधान ने सबके लिए रास्ते खोले तो सबसे पहले वही उन गद्दियों पे जाके बैठ गए जो विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का। उन्होंने ही अपनी स्त्रियों को उस जगह बिठाया जहाँ न्याय में हो, चाहे वो शासन में हो, लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में हो, उन्होंने सब जगह अपनी स्त्रियों को बिठाया। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, न्याय की बात आती है, सामाजिक समता की बात आती है, तब कहाँ रहता है? इस उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जो हमारी स्त्रियों के साथ जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ जब रेप की घटना होती है, तब कौन से ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन राइट्स कमीशन वाले रोड पर उतरते हैं? नहीं। लेकिन वही जब जो 15% लोगों में से अगर उनकी स्त्रियों के साथ जब रेप होता है तो पूरा भारत जो है राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हो जाता है।
हम नहीं कहते कि महिलाओं में अंतर करना चाहिए, लेकिन क्या सभी महिलाएं बराबर नहीं होनी चाहिए? जब हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जब रेप की घटना होती है, क्या उनका भी जो है विरोध जाति के आधार पर होना चाहिए, या जो जंतर मंतर पर या राष्ट्रपति भवन तक उनका विरोध नहीं होना चाहिए? जब हमारी महिलाओं के साथ होता है तो उनको जाति में बांट दिया जाता है, तुरंत जो है जाति बता दी जाती है कि वाल्मीकि थी, जाटव थी, यादव थे, पाल थी, इस तरह ही होता है। तो कैसे खत्म होगा ये जातियां कैसे खत्म होगी? पहले मूल निवासी में जो तमाम मतलब जातियां, मेरा प्रश्न फिर घुमाकर वही आता है कि वो जातियां कैसे तोड़ोगे आप? वो जातियां तभी टूटेंगी जब हम अपने मूल निवासी महापुरुषों को जानेंगे, समझेंगे, अपने समाज को बताएंगे, जागरूक करेंगे और एक होंगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबा साहब ने भी कोई शॉर्टकट नहीं दिया। संविधान, जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, संविधान की जो है आर्टिकल्स को नहीं जानेंगे कि उसमें सबको बराबर हक अधिकार मिला है। जिस तरह की जो झूठी बातें बाबा साहब के बारे में करी जाती हैं कि उन्होंने एक जाति के लिए कर दिया, एक समुदाय के लिए कर दिया है, हमारे लिए नहीं किया है, तो इस तरह की मान्यताओं को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम संविधान को पढ़ेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। संविधान के सभी आर्टिकल्स हमारी महिलाओं को भी पता होने चाहिए। हमारे लेकिन आज के समय महिलाएं जो है मनुस्मृति को मानेंगे, वो कहते हैं सबसे अच्छा सबसे ग्रंथ है मनुस्मृति। अगर ऐसा है तो जब संविधान से जो अधिकार मिलते हैं वो उनको क्यों नहीं छोड़ती हैं? वो क्यों शिक्षा ले रही हैं? अगर मनुस्मृति को मानती है, उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं है औरत को, उसमें घर से निकलने का अधिकार नहीं है, चार दीवारी में रहने का अधिकार है, वो क्यों अस्पताल जाती है, क्यों नौकरियां कर रही हैं, क्यों शिक्षित हो रही हैं, क्यों पीएम सीएम के पद पर जाकर बैठ रही हैं? उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति में जो नियम कानून औरतों के लिए दिए गए हैं उसके अनुसार जीना चाहिए। लेकिन ये दोगले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। हम वो चाहते हैं कि हम मनुस्मृति के अनुसार चलें और वो चलते हैं संविधान के अनुसार। तभी जब इलेक्शन की बात आती है और जजेस बनने की बात आती है, इंजीनियर डॉक्टर बनने की बारी आती है, तो लाइन में सबसे आगे वही लगती हैं। तब मनुस्मृति क्यों याद नहीं आती? तब मनुस्मृति के हिसाब से पिता पुत्र और पति के और हैं, उनसे भी हम परिचय के साथ में जान लेते हैं कि अभी भी पुरुष उसी आडंबर पे, हम महिलाओं पे तो दोष देते हैं मगर पुरुषों के कहीं ना कहीं उनके पीछे हाथ है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश डावला है। मैं मूल निवासी संघ में एक उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी गई है और मैं सदर बाजार क्षेत्र का निवासी हूँ। ये आपने जो कहा ये ठीक है, क्योंकि हमारी जो अभी तक सामाजिक व्यवस्था है ना, उसके अंदर जो अपने एक्चुअली चक्कर क्या है, अभी तक हमारे लोग सामाजिक काम क्या है ये मतलब समझ ही नहीं पाए हैं। सब कहते हैं समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लेकिन समाज सेवा का अर्थ ही हमारे लोगों को अभी तक पता नहीं है पूरे तरीके से। वो क्या करेंगे, जाति के नाम पे संगठन बना लेंगे, जाति के नाम पे संगठन बना लेंगे या फिर किसी महापुरुष के नाम पे संगठन बना लेंगे, लेकिन उनको खुद ही बारीकी से नॉलेज ये नहीं होती कि किसी भी महापुरुष के नाम से जो मैं संगठन बना रहा हूँ उन्होंने किया क्या है समाज के अंदर, या किसी जाति के नाम पे जो मैं संगठन बना रहा हूँ क्या वो हकीकत में मेरी जाति की पहचान है। तो इन कारणों की वजह से वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू होते हैं या किसी जैसे आरएसएस जैसे संगठन के पिट्ठू होते हैं, और उनको जो चलाने वाले जो होते हैं उनमें खुद का दिमाग नहीं होता। उनको जो हाकरे होते हैं जिसे कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग या कोई ना कोई राजनीतिक दल हाकरे होते हैं, और सही मायने में उनको अपना इतिहास पता नहीं होता। उन्होंने फूले शाहू वो तो अपना इतिहास जानते हैं, मगर अभी अपने जो लोग हैं जिनकी मूल निवासी की बात कर रहे हैं उनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता। उनको तो पता है, उनको काम कर रहे हो तो बेखूबी से कर रहे हैं। मैं उन लोगों की नहीं कह रहा, मैं अपने ही लोगों की कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कई आज पूरे देश भर में बाबा साहब के नाम पे या हमारे किसी भी महापुरुष के नाम पे लाखों संगठन चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन बावजूद उसके फिर क्यों हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही, ये सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि वो लोग संगठन जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बना रहे हैं, अपने आप को मतलब हाईलाइट करने के लिए बना रहे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिल जाए, मेरी एक व्यक्तिगत पहचान बन जाए, मेरा कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो काम करना चाहिए मूल निवासी विचारधारा का, वो उनको खुद को ही नहीं पता। वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को संगठन से ऊपर लेकर के चलता है, वो संगठन के नीचे नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि जब तक आप संगठन से ऊपर होकर चलोगे, सभी राष्ट्रीय बनना चाहते हैं, महासचिव अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये बीमारी, हाँ बिल्कुल, ये बीमारी हो चुकी है हमारे लोगों में कहीं ना कहीं, कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने आप को कम नहीं समझते हैं, और जो बारीकी से जो जमीन पे जुड़ करके जिस तरीके से हम लोग आप देख रहे हैं काम करना चाहिए वो लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है, जहां तक मुझे लगता है। और
कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। इस कारण से हमारे लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है और जाति धर्म में आज भी हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। यूपी उसका उदाहरण है। अभी भी एक एनसीआरबी का एक डाटा आया है, यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी SC/ST के लोगों के साथ हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इतना संगठन होने के बावजूद भी पॉलिटिकल हमारे लोग मतलब रिजर्व सीट से जो MP MLA चुन के जाते हैं वो बिल्कुल नपुंसक है, बिल्कुल वो बेकार है, वो अपने राजनीतिक पार्टी के गुलाम है। उनके गलों में बिल्कुल एक पट्टा जिसे कहते हैं ना, वो है गुलामी का पट्टा है। बहुत सार्थक विचारों के साथ में हमारे साथ में जो साथी थे वो मूल निवासी संघ के साथी थे, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जागृति फैला रहे हैं कि आप आए दिन देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो वही नतीजा है कि आप बहुजन विचारधारा और महापुरुषों को जितना दबाएंगे उतना ही ऊपर उठेगा। मैं संतोष कुमार।